ने स्टार्ट में इसकी वो पढ़ा था ना, सब्जेक्ट की एवोल्यूशन पढ़ा था, तो उसमें हमने इसको देखा था, थ्योरीज को दोबारा मतलब इसमें आ गई हैं। देखिए जरा, इसमें पहला स्कूल ऑफ थॉट है क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट। क्लासिकल किसी भी चीज की वो क्लासिकल जब वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं तो इससे मुराद ये होता है कि जो एक क्लास यूज करते हैं। जब आप क्लासिकल म्यूजिक कहते हैं तो इससे मुराद वो म्यूजिक है कि जो बहुत एलीट क्लास जिसको सुनती है उसे क्लासिकल म्यूजिक कहते हैं। जैसे जिसके अंदर आपके पास वो नाम आ जाएंगे सुर और ताल के बादशाह होंगे। इस तरह क्लासिकल शायरी, क्लासिक शायरी जिसे हम कहते हैं, वो कौन सी शायरी होती है? जो मिर्जा गालिब, मीर तकी मीर और इस तरह के लोगों ने लिखी है, वो क्लासिक शायरी होगी। ऑन दी अदर हैंड, ये जो जैसे आजकल की शायरी है, तहजीब और ये जरियून और इस तरह के लोग हैं, ये शायरी जो होती है ना, ये आमियाना शायरी होती है। मुंडेन वर्ड यूज होता है, MUNDEN, मुंडेन, इसके लिए कि जिसके अंदर आप डेली लाइफ की छोटी छोटी बातें कर रहे होते हैं। ये जैसे ये दौड़े माइये टप्पे होते हैं, ये भी मुंडेन होते हैं, ये भी यानी आम लोगों की शायरी होती है। तो इसी तरह से यहाँ पे जब हम किसी भी सब्जेक्ट के स्कूल ऑफ थॉट्स की बात करते हैं तो जो क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट होता है, ये वो होता है कि जिसकी बुनियाद पे एक सब्जेक्ट को खड़ा किया जाता है, स्टार्ट लिया जाता है। उर्फे आम इसे पुराना कहा जाता है, लेकिन पुराना जो है इसकी इनकम्प्लीट डेफिनेशन है। यस, ये पुराना होता है लेकिन एक क्लास के लिए होता है। तो क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट के जो बड़े हैं उसके अंदर LD वाइट है, लूथर गुलिक है, अर्विक है। ये तीन लोग आपने बड़े नाम है इसमें, आपने ये देखने हैं, LD वाइट, लूथर गुलिक और अर्विक। ठीक है जी। क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिक्स ये दो अलग अलग चीजें हैं। एडमिनिस्ट्रेशन का काम है कि ये उन पॉलिसीज को कैरी आउट करेगी जो पॉलिटिशियंस ने बनाई है, लेकिन जब ये उनको कैरी आउट कर रही होगी तो ये नहीं कर रही होगी कि उन पॉलिसीज को किसी खास सेगमेंट के ऊपर लगा दे। इसमें पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं होगी, ना पॉलिटिकल बाइसनेस होगी, ना पॉलिटिकल नेपोटिज्म होगी। इसको सब पे लगाया जाएगा। जब एक पॉलिसी पॉलिटिशियंस ने बना दी है तो वो पॉलिसी पूरे पाकिस्तान पे लगेगी। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी वेमेन हैरेसमेंट एक्ट आ गया। अब वेमेन हैरेसमेंट एक्ट आ गया तो जो उस पर जुर्म करेगा, चाहे वो हुकूमती पार्टी से चाहे वो अपोजिशन की पार्टी का, एडमिनिस्ट्रेशन उसको एग्जीक्यूट जरूर करेगी। ये नहीं होगा कि आप कहें कि जो है ना ये पॉलिटिकल डिसीजन है तो ये हुकूमत के अरकान पे नहीं लगेगा, अपोजिशन के अरकान पे लगेगा। जो पॉलिसी बनेगी वो सबके लिए बनेगी, तो एडमिनिस्ट्रेशन जब उसको कैरी आउट करेगी तो वो सबके लिए करेगी। दिस इज कॉल्ड, अल्दो के इन प्रैक्टिस चीजें बहुत मुश्किल होती हैं, लेकिन थ्योरेटिकली ऐसा ही है कि वो सबके लिए बनेगी। ये बिलीव करती है कि एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट कंसर्न्ड विद सोशल एस्पेक्ट्स, पॉलिसी फॉर्मुलेशन इज नॉट कंसर्न्ड विद इकोलॉजिकल फैक्टर्स रिगार्डिंग द पीपल ऑफ सोसाइटी। कि ये उनको डील नहीं करेगी, ये ओवरऑल एक पॉलिसी बनेगी जिसके अंदर सबके लिए हो जाएगा। यानी जो पॉलिसी बलूचिस्तान के लोगों के लिए बन रही है वही पंजाब के लोगों के लिए बन रही होगी। ये क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट कहते हैं। सारे एक लाइन खड़ा कर दो, एक ही सफ में खड़े कर दो महमूद और अयास। और ये मैनेजरियल व्यू को देखती है, जो मैंने आपको बताया था, पोस्ट कॉर्ब को ये मद्देनजर रखेगी। पोस्ट कॉर्ब जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है, P फॉर प्लानिंग, O फॉर ऑर्गेनाइजिंग, S फॉर स्टफिंग, D फॉर कुछ इस तरह से था, CO फॉर कोऑर्डिनेटिंग, R फॉर और B फॉर। The viewpoint of classical theorists about public administration developing, thank you Sana. The viewpoint of classical theorists about public administration is merely a collection of facts rather than a theory. ये कहते हैं जी आप फैक्ट्स इकट्ठे करो, उसके मुताबिक फैसला कर दो। क्रिटिसिज्म क्या है इस पे? पहला क्रिटिसिज्म ये है कि जो हम बात कर रहे थे अभी के पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन में डाइकोटमी होनी चाहिए, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अल्टीमेटली जो आपके डिपार्टमेंट का हेड है, जो ऑर्गेनाइजेशन का हेड है, वो पॉलिटिकल हेड है और वो फिर अपनी मर्जी की बातें करवाएगा। जैसे आजकल सोच रहे हैं ना, वो फेसबुक पे स्टेटस चल रहा था कि पेट्रोल चाहे 200 का कर दो, 400 का कर दो, लेकिन राणा सनाउल्लाह को मुखातिब कह रहे थे लेकिन PTI वाले तुम इस तरह जो PTI वाले आए सी वो तो कहते पेट्रोल भावें 500 का कर दो लेकिन चोरों को दौलत कढ़वाओ। ये क्या था? ये बेसिकली यहीं से ये जो स्लोगन ओरिजिनेट होता है, ये यहीं से ओरिजिनेट हो रहा है कि पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटमी पॉसिबल ही नहीं है। पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि जब आप एडमिनिस्ट्रेशन को और पॉलिटिक्स को अलग कर देते हो तो एक कंप्लीट पिक्चर नहीं सामने आती। कंप्लीट पिक्चर से मुराद यहाँ पे क्या है?
मसलन ये है कि जो कैबिनेट है आपकी, उसमें हर मिनिस्ट्री के लोग बैठे हुए होते हैं, वो आके आपस में बैठते हैं और हर महकमा अपनी रिपोर्ट उनको दे रहा होता है और वहां से वो दूसरे डिपार्टमेंट से शेयर हो रही होती है। अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन को बिल्कुल सेपरेट कर देंगे तो एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है वो तो अपने इलाके की बात का जवाबदेह होगा या अपने महकमे की बात का जवाबदेह होगा, बाकी चीज़ों को तो उसे नहीं पता। जो टैक्स कलेक्शन के महकमे हैं उनको तो टैक्स कलेक्शन का पता होगा, उनको क्या पता कि एक्सपेंडिचर कैसे होना है कैसे नहीं होना। सो ये यहाँ पे एक इशू रहता है। इसी तरह से ये क्या करता है, ये कंसेप्ट कहता है नहीं जनाब ये बड़ा कुछ डिस्क्रीट किस्म का फील्ड है, लेकिन यहाँ पे लाइंस आपस में मर्ज हो रही होती हैं। मसलन हेल्थ डिपार्टमेंट और एजुकेशन डिपार्टमेंट दोनों का आपस में कहीं ना कहीं लिंक बनता है। मसलन बच्चों को स्कूल के अंदर जो हाइजीनिक टेक्निक्स बतानी है या जो टेक्निक्स फॉलो करनी है वो हेल्थ डिपार्टमेंट का काम है। अब एक तरफ हेल्थ की एडमिनिस्ट्रेशन, एक तरफ एजुकेशन की एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये इनकी लाइंस आपस में ब्लर होती है, कोऑर्डिनेशन करनी पड़ती है मुख्तलिफ महकमों को आपस में। ह्यूमन फैक्टर को इग्नोर करता है ये वो साइंटिफिक की तरह ही है ये भी ना। दूसरी है जी थ्योरी ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये दी थी एफ.डब्ल्यू. टेलर ने, और मूनर नाम था जो इसमें जिन्होंने थ्योरी दी थी 1856 से 1915 में। इसके अंदर क्या कहते हैं, ये कहते हैं इट शुड बी बेस्ड ऑन साइंटिफिक मेथड्स फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। साइंटिफिक मेथड यूज करो। ये क्या कहते हैं, सबसे पहले आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो, जो भी प्रॉब्लम है उसको ऑब्जर्व करो, उसके बाद उसके बारे में डाटा कलेक्ट करो और उसके बाद उस डाटा कलेक्ट करने के बाद कोई नतीजा अखज़ करो, इन्फ्रेंस की तरफ जाओ। उस इन्फ्रेंस की बुनियाद पे एक हाइपोथेसिस क्रिएट करो और फिर एक एक्सपेरिमेंट करो और एक्सपेरिमेंट के बाद फिर आप लॉ या थ्योरी बनाओ। ये साइंटिफिक मेथड है, साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो लिहाजा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को अगर हम इस तरीके से देखेंगे तो हमें साइंटिफिक प्रोसीजर पूरा फॉलो करना पड़ेगा, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सोशल साइंस से एक दूसरी साइंस बन जाएगी। इसके सेलिएंट फीचर्स कौन से हैं इस थ्योरी के, कहते हैं जी रिप्लेसमेंट ऑफ ट्रेडिशनल मेथड ऑफ स्टडी विद साइंटिफिक स्टडी। पहले आप क्या करते हैं, चीजों को नॉर्मली देख रहे होते हैं कि ये मामला हो रहा है तो यूं कर लो, यूं है तो यूं कर लो। यहाँ पे आप पूरा एक साइंटिफिक प्रोसीजर अडॉप्ट करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, चीजों को ऑब्जर्व करना, ऑब्जर्व करने के बाद डाटा कलेक्ट करना, डाटा कलेक्ट करने के बाद इन्फ्रेंस करना, फिर हाइपोथेसिस क्रिएट करना, हाइपोथेसिस के बाद आपका एक्सपेरिमेंट आता है और एक्सपेरिमेंट के बाद आपका नतीजा आता है। यहाँ पे साइंटिफिक के अंदर ये किया जाता है। लेकिन मैकेनिकल लॉज आप यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं जो कि रिजिड होते हैं। यानी आपने एक मैकेनिकल लॉ बना दिया कि हर बंदा जो है ना वो आएगा एसी के दफ्तर में आएगा और वहां आके अपनी अटेंडेंस लगाएगा मॉर्निंग के टाइम पे। अब एक बंदा है उसकी ड्यूटी जो है वो फील्ड की है, लेकिन वो पहले ऑफिस आएगा, वहां पे हाजिरी लगाएगा, उसके बाद वो अपने फील्ड में जाएगा। तो आप थोड़ा सा इसको कर सकते हो कि यार ऑफिस आना जरूरी नहीं है, आप जाएं डायरेक्ट अपना काम करें, वहां पे काम करके रिपोर्ट भेज दें, दैट्स इट। लेकिन साइंटिफिक स्कूल कहता है कि नहीं, आपने सबसे पहले ऑफिस जाना है, ऑफिस से फिर आपने जहां जाना है वहां जाना है। अच्छा, इसके अंदर फिर जो साइंटिफिक के अंदर मैनेजर जो होता है उसका काम सिर्फ प्लानिंग होता है। वो प्लानिंग करेगा और वो प्लानिंग करके बताएगा इस तरीके से आपने इसको एग्जीक्यूट करना है, सारे उसी तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे। फिर जो सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स है ये भी साइंटिफिक ग्राउंड्स पे होगी। कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन जो मैनेजर और वर्कर के दरमियान होगी, ये भी क्या कर सकती है, एफिशिएंसी को बढ़ा सकती है। क्रिटिसिज्म क्या साइंटिफिक पे, मैकेनिकल एफिशिएंसी जो होती है ये बहुत अच्छे से काम नहीं करती है। आप लोगों ने देखा होगा कि बैंक्स के अंदर काम करने वाले जो लोग थे, ये ऑब्जर्व किया गया कि बैंक के अंदर काम करने वाले लोग कुछ अरसे बाद कमर दर्द और पेट के बढ़ने की बीमारियों का शिकार हो गए, ओबेसिटी का शिकार हो गए। अच्छा, अब इन्होंने इसका साइंटिफिक हल क्या निकाला, इन्होंने कहा कि ऑफिस के अंदर जो ऑफिस बॉय है उसको खत्म कर दिया। जब ऑफिस बॉय को खत्म कर दिया तो अब इन्होंने कहा कि जो बंदा भी काउंटर पे बैठ रहा है बैंक के अंदर, जब उसने पानी पीना है तो उसको ऑफिस बॉय पानी नहीं पिलाएगा, बल्कि उसे खुद उठ के जाके डिस्पेंसर से पानी भर के पीना पड़ेगा। ये जो बात थी, अब ये एक साइंटिफिकली प्रूवन है कि अगर एक इंसान 1 घंटा बैठा रहे, उसे प्यास लग जाए, वो उठ के जाएगा, तो 1 घंटे बाद उठना जरूरी होता है।
इंसान को एक जगह पे 1 घंटा मुसलसल नहीं बैठना चाहिए, बल्कि थोड़ी वॉक करनी चाहिए 1 घंटे के बाद। तो उसका नतीजा क्या निकला कि उन लोगों की ये मिसाइल थोड़े से कम होना शुरू हो गई। ये साइंटिफिक अप्रोच की वजह से ये चीज पॉसिबल हुई, लेकिन उसके लिए उन्होंने एक्शन कैसे लिया। फिर जनाब यहाँ पे ह्यूमंस को आप एक मीन ऑफ प्रोडक्शन के तौर पे देख रहे हो कि ये बंदा जो मेरी फैक्ट्री में काम कर रहा है, ये बंदा जो मेरे दफ्तर में काम कर रहा है, ये बंदा क्या है, मीन ऑफ प्रोडक्शन है। आप उसको बतौर इंसान देख ही नहीं रहे। ये ऐसे ही होता है जैसे घर में काम करने वाली मैं लाहौर में रहता हूँ, अकेला रहता हूँ, आंटी आती है काम करने के लिए। अब अगर वो एक दिन नहीं आती तो मेरे जहन में फौरी तौर पे जाता है, यार आज मैंने डिस्पोजेबल बर्तन यूज करने हैं क्योंकि आंटी ने कल नहीं आना, खुद धोने पड़ेंगे बर्तन अगर वो हो गया। तो मैं उस दिन क्या करता हूँ, डिस्पोजेबल यूज करता हूँ, अगले दिन आंटी की छुट्टी है। और अगर आंटी ने आना हो तो फिर मैं नॉर्मल बर्तन यूज करता हूँ ताकि अगले दिन आएगी वो धो देगी। ये जो छोटी सी एग्जांपल थी, इस पे मैंने अब जब मेरा व्यू बना तो मैं उसको बतौर इंसान नहीं देख रहा, बल्कि बतौर एक वर्कर के देख रहा हूँ, एक काम के तौर पे देख रहा हूँ। यानी मेरे लिए एक जीता जागता इंसान नहीं है, वो मेरे लिए बर्तन धोने वाली मशीन है। सो ये जो कंसेप्ट होता है ना, ये साइंटिफिक के ना मैसिव लेवल ऑन ग्रेटर लेवल, ये नुकसानदेह होता है आपके लिए। तो आपके लिए क्या, साइंटिफिक के अंदर आप इंसान को बतौर इंसान नहीं देखते, बल्कि मीन ऑफ प्रोडक्शन के तौर पे देख रहे होते हो। इसी तरह से मैनेजमेंट कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम वर्कर्स। आप वर्कर्स को सेपरेट नहीं कर सकते मैनेजमेंट से। इसी तरह से एक और बात है, हम ये समझते हैं कि कोई भी चीज जो मुलाजिम के लिए अच्छी है, लाजमी नहीं कि वो कंपनी के लिए भी अच्छी हो। मसलन मुलाजमों की तनख्वाह जो है आप डबल कर देते हैं तो कंपनी का प्रॉफिट गिर जाएगा, तो ये तो नेगेटिव बात हो गई। लेकिन जो बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट वाले हैं वो ये कहते हैं कि नहीं, मुलाजिम की तनख्वाह डबल करेंगे उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। अब तनख्वाह डबल कर दी और उसकी वजह से कंपनी को नुकसान हो रहा है, तो हो सकता है कल को कंपनी बंद हो जाए। तो ये साइंटिफिक स्कूल ऑफ थॉट इस बात पे ठीक है। दैट्स इट। अगला लेक्चर, लेक्चर 5, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। 3-4 मिनट क्लास में वेट कर रहिएगा, नहीं तो हम इसको स्टार्ट करते हैं दोबारा। हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है? आपको पता है कि दुनिया के अंदर जो रिसोर्सेज हैं ये लिमिटेड हैं, लेकिन जो नीड्स और विशेस हैं ये अनलिमिटेड हैं। मेरा दिल करता है कि मेरे पास फौरी तौर पे डीएचए के अंदर एक 10 कनाल का घर हो, ये मेरी विश है। मेरा ये मेरा लाहौर के अंदर एक 5 मरले का घर हो, ये मेरी नीड है। लेकिन मेरी पॉकेट इजाजत देती है कि मैं 5 मरले के किराए के घर में रह सकता हूँ। ये मेरे रिसोर्सेज हैं कि मेरे पास पैसे इतने हैं कि मैं 5 मरले के किराए के घर में रह सकता हूँ। अब ये जो तीनों बातें हैं कि मेरी कंडीशन क्या है करंट, कि फाइनेंशियली मैं 5 मरले का घर लाहौर में हो कर सकता हूँ। मेरी नीड क्या है कि 5 मरले का मेरा अपना घर होना चाहिए, और मेरी ख्वाहिश क्या है कि मेरा 5 कनाल का घर होना चाहिए किसी बेहतरीन इलाके के अंदर। अब इन तीनों के दरमियान जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस को, इन तीनों चीज़ों का जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस को देखने के लिए मुझे, या जो कम से कम मेरी नीड है इस तक पहुंचने के लिए, मुझे अपने फाइनेंसिस को रेगुलेट करना पड़ेगा, अपने पैसों को रेगुलेट करना पड़ेगा। या तो मैं इतने पैसे कमाऊं, हरामदे पैसे कमावा कि भावें 10 घर ले लवा। लेकिन ये दूसरा तरीकाकार ये है कि मैं क्या करूं, अपने जो मेरे पास इनकम आ रही है मैं उसको इस तरह से मैनेज करूं, एक टाइम आए कि मैं 1 साल बाद, 6 महीने बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद घर लेने के काबिल हो जाऊं, तो रेंट से मेरी जान छूटे। अब ये जो डिफरेंस है दरमियान में, उसके लिए मुझे कुछ ना कुछ अपने पैसे जोड़ने पड़ेंगे। मैं अपने पास पैसे संभाल के रखूंगा, कुछ मैं कहीं से कर्ज लूंगा, कुछ मैं कहीं से कोई अपनी प्रॉपर्टी सेल करूंगा जो मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है, कर करा के मैं अपना घर ले लेता हूँ। तो ये मैंने क्या किया, अपने फाइनेंसिस को मैनेज किया और जो अपनी जरूरत थी उसको पूरा किया। अब यहाँ प्रॉब्लम अगेन वो है कि जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं ये लिमिटेड हैं, लेकिन जो हमारी जरूरियात हैं वो अनलिमिटेड है, और ख्वाहिशात तो बिल्कुल ही अनलिमिटेड है। सो दिस इज हाउ, कि जिसके लिए हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। यूनिवर्सल फैक्ट है कि रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है,
और गवर्नमेंट के पास तो ये मामला और तरह से है। गवर्नमेंट के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि हर बंदे को वो घर देना शुरू कर दे। गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज नहीं है कि हर बंदे को घर बैठे उसके पैसे देना शुरू कर दे। सो गवर्नमेंट क्या करती है, जो उसके पास अर्निंग आ रही होती है, पैसे आ रहे होते हैं, उनको अपने पास रखती है और फिर उसके मुताबिक या उससे थोड़े ज्यादा अखराजात में इस्तेमाल करती है और बाकी फिर कर्जे लेके गुजारा करती है, या फिर अपने स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस को बेच के प्राइवेटाइजेशन करके पैसे कमाती है, या फिर टैक्सेस बढ़ा देती है। जैसे मिनी बजट आता है, टैक्सेस बढ़ जाते हैं, महंगाई हो जाती है, तो वो क्या होता है, स्टेट अपने पैसे पूरे करना चाह रही होती है। तो ये है आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जरूरत इसकी आपको पता ही है, तो जनाब हमें इसकी शदीद जरूरत होती है क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। डेफिनेशन देखें इसकी, कहते हैं इट इज नेसेसिटी फॉर गवर्नमेंट, इट इज नेसेसरी फॉर गवर्नमेंट टू मेक सर्टेन पॉलिसी, इट डायरेक्टली लिंक्स विद फाइनेंशियल रिसोर्सेज। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? पहला ऑब्जेक्टिव होता है एफिशिएंट यूज ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, कि जो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं इनका हम एफिशिएंट यूज करें। एफिशिएंट यूज यानी क्या, कि हमारे पास अगर स्टेट के पास 100 रुपया है तो 100 रुपये से मैक्सिमम बेनिफिट लिया जा सकता है। ये नहीं कि आप उसको इसके हेलीकॉप्टर के फ्यूल में उड़ा दो। फिर क्या है जनाब, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की वजह से हमारी पॉलिसीज बेहतर होती हैं, फॉर्मुलेशन में हेल्प मिलती है। अब मैंने पॉलिसी बनानी है कि जी पाकिस्तान के अंदर जितने भी डेंगू के मरीज होंगे उस हर डेंगू के मरीज को मैं मुफ्त दवाई दूंगा। अब मैं ये पॉलिसी तो बना दी है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट कहाँ से करना है, पैसे कहाँ से आएंगे उसके। सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपकी जो पॉलिसी बनाते हैं उसको रियलिस्टिक होने में मदद करता है। और इसीलिए आपको पता हो, जब भी कोई सरकारी नौकरी अनाउंस होती है, नई सरकारी जॉब जनरेट होती है, तो पहले उसकी मंजूरी फाइनेंस डिपार्टमेंट से लेनी पड़ती है। जो फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है वो इजाजत देता है तो आप वो नौकरी भर्ती कर सकते हैं। मसला अभी FIA में नई भर्तियां हुई पिछले टाइम पे, तो उसमें क्या हुआ, नई सीटें जनरेट हुई। वो जो नई सीट्स जनरेट होती हैं वो फाइनेंस डिपार्टमेंट की मंजूरी के बगैर जनरेट नहीं हो सकती हैं। तो जो पॉलिसी जो भी बनेगी, चाहे वो नई सीट जनरेट होने की है, चाहे वो अखराजात की, मसला मैं कहता हूँ साहिवाल के अंदर हमने अपनी तहसील के अंदर ये एक्साइज की जहाँ जहाँ पे प्रॉपर्टीज है, हर दफ्तर के अंदर हम लोगों ने लोगों के आने के लिए सोफों का बंदोबस्त करना है जो साइलिन बैठे हुए होते हैं। अब मेरी जेब में, मेरे बजट में इतने पैसे होंगे तो मैं सोफे कर सकूंगा। सो जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है ये बताती है कि आप उन लोगों के लिए क्या कर सकते हो। फिर मैं देखता हूँ कि जी मैं इनके लिए कुर्सियां, तो सोफे तो नहीं लगवा सकता लेकिन प्लास्टिक की कुर्सियां लगवा सकता हूँ। सो मैं उनके जो लोग साइलिन आए उनके लिए ऑफिस में कुर्सियां रखवा देता हूँ कि यार ये यहाँ बैठ जाया करें, बेचारे खड़े रहते हैं। तो ये क्या हुआ, फाइनेंशियल मैनेजमेंट ने मुझे बताया कि आप सोफों के लिए नहीं है लेकिन आप ये काम कर सकते हैं। फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट सॉर्ट ऑफ अकाउंटेबिलिटी भी होती है। आपने जब किसी को पैसे दिए हैं, गवर्नमेंट ने पैसे दिए हैं किसी भी डिपार्टमेंट को, किसी भी शख्स को कि ये आप यहाँ यूटिलाइज कर सकते हैं, तो उस पर अकाउंटेबिलिटी भी होती है। पाकिस्तान के अंदर जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है ये कौन कौन से इदारे कर रहे होते हैं, चंद एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, जिनमें पहली है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बताती है कि इतने पैसे हमारे पास मौजूद हैं। स्टेट बैंक का बताती है नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, इनकी अकाउंटेबिलिटी कैसे करनी है। FBR बताता है कि इतने हमारे पास टैक्सेस हैं, इतने मजीद जनरेट कर सकते हैं। कस्टम्स और फिर प्रोविंशियल जो आपकी टैक्स कलेक्टिंग बॉडीज हैं वो बताती है कि क्या है यहाँ पे। अच्छा, इसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पहला पहला रोल पार्लियामेंट का। पार्लियामेंट गाइडलाइंस देती है कि आपने इन डगर पे चलना है। आपको पता है बजट आपका नेशनल असेंबली से पास होता है, तो जो पार्लियामेंट इट प्रोवाइड्स पॉलिसी गाइडलाइंस फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और ये डिफरेंट टैक्सेस को अलाउ करते हैं, एक्सपेंडिचर को अलाउ करते हैं कि ये फलां जगह पे फलां टैक्स लगना चाहिए। फिर इसकी मुख्तलिफ कमेटी बनी होती है पार्लियामेंट के अंदर, जिसे पब्लिक अकाउंट्स कमेटीज कहते हैं। ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटीज का काम क्या होता है, मुख्तलिफ महकमों की जिम्मेदारियां इनको मिलती हैं, इन्होंने उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखना होता है, तो ये भी ये काम कर सकते हैं। फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस होती है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास सारा हिसाब किताब होता है कि कौन से डिपार्टमेंट, कौन से महकमे ने, कौन से डिवीजन ने कितने पैसे जनरेट किए हैं और कितने पैसे उसके रिक्वायरमेंट और कितने खर्च करने हैं।
प्रोविंशियल लेवल पे डिपार्टमेंट होता है फाइनेंस डिपार्टमेंट। फिर एक रेवेन्यू डिवीजन होती है फेडरल लेवल पे, ये गवर्नमेंट की इनकम के साथ डील करती है। रेवेन्यू डिवीजन के अंडर आपके पास क्या आ जाएगा, कस्टम्स आ जाएगा, एफबीआर आ जाएगा, और जितनी भी फीस जनरेट होती हैं, जैसे एफपीएससी के अंदर आप जब अप्लाई करते हो तो फीस जमा करवाते हो, तो बेसिकली वो एफपीएससी के अकाउंट में नहीं जाती। ये जो पीपीएससी में आपने 1000 रुपए का चलान फॉर्म टीएमएस के लिए भरा है, ये पीपीएससी के अकाउंट में नहीं गया, ये डायरेक्ट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के अकाउंट में गया है, और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब उसको क्या करेगी, यूज करेगी जहां पे वो चाहेगी। रेवेन्यू जो होता है ये दो तरह का होता है, ये टैक्स रेवेन्यू होता है या नॉन टैक्स रेवेन्यू होता है। टैक्स रेवेन्यू कौन सा है कि जो कंपलसरी होता है लोगों पे देना, इसकी भी आगे फर्दर बहुत सारी टाइप्स हैं। टैक्स जो होता है इसका कोई डायरेक्ट बेनिफिट नहीं होता इंसान को, बल्कि इनडायरेक्ट बेनिफिट्स होते हैं। यानी आप टैक्स पे करेंगे तो आपको कोई इनाम नहीं मिलेगा, लेकिन टैक्स पे करने की वजह से आपकी सड़कें बनेंगी, हेल्थ सेक्टर बेहतर होगा, एजुकेशन सेक्टर बेहतर होगा, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होगा। तो टैक्स जो होता है ये कंपलसरी होता है, लेकिन विदाउट एनी डायरेक्ट क्विड प्रो को फॉर द टैक्स पेयर। हाँ, अलबत्ता पाकिस्तान ने टैक्स पेइंग को बेहतर करने के लिए जो फाइलर्स हैं उनके लिए टैक्सेस में कमी की हुई है कि फलां चीज है उस पर इतना टैक्स है, फाइलर के लिए इतना कम है। टैक्स जो होता है ये कॉमन पर्सन नहीं देना चाहता, लेकिन स्टेट फिर भी उस पर इम्पोज करती है। ये रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट की मैंने आपको पाकिस्तान स्टडीज की क्लास में पढ़ाया भी है। ये दो तरह के होते हैं, टैक्स रेवेन्यू होता है, नॉन टैक्स रेवेन्यू होता है। टैक्स रेवेन्यू में दो तरह के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और नॉन डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में आपके पास इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, वेल्थ टैक्स, ब्ला ब्ला ब्ला। और नॉन डायरेक्ट टैक्सेस के अंदर सेल टैक्स है, जिसमें जीएसटी और इस तरह की चीजें हैं, या जो भी आप दे रहे होते हो टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस। इस तरह नॉन जो टैक्स रेवेन्यू है इसमें फीस होती हैं, फाइन्स होते हैं, और किसी की प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट कब्जा कर लेती है, वो फॉरफीचर होता है उसका, किसी भी वजह से, किसी जुर्म की वजह से, किसी भी वजह से। फिर प्राइवेटाइजेशन एक सोर्स है इनकम का, लोन है, एड है, ठीक है, डोमेस्टिक और फॉरेन डोमेस्टिक लोन्स भी होते हैं। फिर गिफ्ट्स हैं, ये गिफ्ट जो अभी तोशाखाना केस चल रहा है, ये गिफ्ट्स वाला केस है। बेसिकली गिफ्ट्स के जरिए से जो पैसे जनरेट होते हैं वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में जाने चाहिए। अच्छा जी, फिर इकोनॉमिक अफेयर डिपार्टमेंट एक होता है, ये क्या करता है, डील कर, जैसे आपको याद होगा जरदारी दौर में एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान के नाम से। तो इसने मुख्तलिफ मुल्कों के मुख्तलिफ लोगों पर मुश्तमिल ये तंजीम बनवाई थी, जिनका मकसद क्या था कि वो अपने मुल्कों के दीगर जो इन्वेस्टर्स हैं उनको ये मोटिवेट करें कि आप आए और पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें। तो ये उस तरह से फाइनेंस डिवीजन हम ऑलरेडी देख चुके हैं। फाइनेंस डिवीजन जो होती है इसका जो एक्सपेंडिचर होता है ये उसको डील कर रही होती है। तो दो तरह का एक्सपेंडिचर होता है फाइनेंस डिवीजन का। एक वो होता है जिसे हम कहते हैं डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। जब आप बजट पढ़ेंगे ना तो उसमें कहेंगे जी डेवलपमेंट बजट ये था। तो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जो कोई नई चीज बनाने पे इस्तेमाल होता है। मसलन एक स्कूल है, उस स्कूल के अंदर नए कमरे बनाने हैं, तो नए कमरे बनाने पे जो खर्चा होगा उसे हम कहेंगे डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। लेकिन उसी स्कूल के टीचर्स को जो मंथली फीस पे देनी है, उसी स्कूल के जो पुराने स्कूल्स हैं, कमरे हैं, उनको वाइट वॉश करवाना है, उनको रिपेयर करवाना है, तो वो नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर होगा। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कौन सा है, जो गवर्नमेंट न्यू इंट्रोड्यूस करवाती है। और नॉन डेवलपमेंट जो रेगुलर अखराजात होते हैं, जिसमें तनख्वाहें आती हैं, पेंशन आती हैं, आपकी मेंटेनेंस के अखराजात आते हैं ऑफिस के, तो ये इसमें आते हैं नॉन डेवलपमेंट। फिर इसके बाद जनाब आपका डिपार्टमेंट है ऑडिट का। पाकिस्तान में ऑडिटर्स का डिपार्टमेंट है, जिसे आप कहते हैं पाकिस्तान ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस। जो इसका सरबरा होता है उसे ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान कहते हैं, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान। इस तरह से पाकिस्तान के ऑडिटर जनरल के साथ सूबाई ऑडिटर जनरल्स भी होते हैं। और फिर ये जो सर्विस होती है ये मुख्तलिफ CSS के थ्रू और फेडरल लेवल पे और PMS के थ्रू प्रोविंशियल लेवल पे लोगों को हायर करते हैं। और उनका काम क्या होता है, वो डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिस के अंदर बैठते हैं और वहां पे जो खर्चा वर्चा हो रहा होता है उसका पूरा एक ऑडिट रखते हैं कि किस डिपार्टमेंट ने कितना खर्चा किया। जो फेडरल महकमे है उनका कौन, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान के नुमाइंदे। और जो प्रोविंशियल महकमे है उनके अंदर ये जो ऑडिटर जनरल ऑफ पंजाब होगा उसके नुमाइंदे करेंगे। अच्छा, ये क्या करते हैं, डिसबर्समेंट ऑफ गवर्नमेंट फंड्स करते हैं। ये जो TAD होता है, ये जो बिल्स बनते हैं, इसके लिए
ब्रांचेस का। फिर मेंटेनेंस ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड रखते हैं ये ऑडिटिंग वाले, ये इस डिपार्टमेंट ने कितने पैसे कब लिए, ये रिकॉर्ड होता है, ये बिन के पास होता है। ये जिसे आप कहते हैं एजी ऑफिसों के बारे में मशहूर है कि एजी ऑफिस के अंदर अगर एक बंदा लगा हुआ है, उसके पापा भी सरकारी मुलाजिम था, फौत हो गया है, उसकी अम्मा का पेंशन के केस बनना है, तो उसके लिए अपने %5 जो अपना कमीशन है वो रख के तो फिर फाइल साइन करवानी है। अकाउंट्स वालों का हाल है। इस तरह से अकाउंटेबिलिटी भी इससे आती है। आपने क्या किया, किसी चीज पे वो करना है, एक्सपेंडिचर करना है, आपने उसके लिए मार्केट से कोटेशनली दे दी, ऑडिट ये जो एजी ऑफिस है ये उस पर एतराज लगा देगा अकाउंटेंट जनरल ऑफिस, ये कहेगा कि जी ये गलत है। प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहली होती है जी प्रिपरेशन ऑफ बजट। बजट को तैयार करना सीधे भी हम देखते हैं। फिर होता है इनेक्टमेंट ऑफ बजट, ऑथराइजेशन ऑफ बजट जिसे हम कहते हैं। ये किसने करना होता है, जो प्रोविंशियल बजट है उसको इनेक्ट करेगी प्रोविंशियल असेंबली ऑफ कंसर्न प्रोविंस। फिर जब वो हो जाता है तो फिर वो जो सारे पैसे होते हैं वो एग्जीक्यूशन ऑफ बजट या डिसबर्समेंट ऑफ गवर्नमेंट फंड्स उसकी स्टार्ट हो जाती है, एक्चुअलाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। फिर जनाब बजट जो होता है इसमें दो काम होते हैं, एक होता है एक्सपेंडिचर, दूसरा होता है कलेक्शन। तो जिन महकमों को जितनी जरूरत होती है उतने पैसे दे देते हैं और साथ में ही टारगेट रख जो होता है ना वो दे देते हैं जो भी टैक्स कलेक्टिंग बॉडीज हैं उनको, उनको कहते हैं जी आप पैसे जमा करना शुरू कर दें। तो जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स होते हैं वो पैसे जमा करना शुरू कर देते हैं और जो एक्सपेंडिचर होता है बाकी महकमों का उसको जो फाइनेंस डिवीजन है वो देना शुरू कर देती है। फिर जब ये हो जाता है, मैनेजमेंट ऑफ रेवेन्यू हो जाती है, पैसे जनरेट भी हो गए, खर्च भी हो गए, तो फिर उसका ऑडिट होता है। ऑडिट जो होता है इसके अंदर बताया जाता है कि जनाब इतने पैसे इस डिपार्टमेंट ने मांगे थे, हमने इतने दिए, उसको इतना इन्होंने यूज किया और उसके अंदर फला 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 इरेगुलरिटी पाई गई। और इस सारे प्रोसीजर को देख रहा होता है कौन, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। जो नए नए टैक्सेस होते हैं ये सिर्फ लगा सकती है गवर्नमेंट, प्रायोरिटी सेट करती है कि किस चीज को हमें कितने पैसे देने हैं, ये भी आ जाता है। बजट डेफिनेशन, बजट की डेफिनेशन है is a financial plan. Budget is a financial for a certain period of time for any organization। बजट की जो जनरल डेफिनेशन है, ये खास के लिए जो फाइनेंशियल प्लान है, फाइनेंशियल प्लान में आपका दोनों चीजें आएंगी, कलेक्शन भी और उसका एक्सपेंडिचर भी। फेडरल बजट जो प्रिपेयर होता है वो होता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस प्रिपेयर करती है। आपको बजट की जो मिलेगा वो भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की वेबसाइट पे मिलेगा, finance.gov.pk मेरा ख्याल है वेबसाइट है। वहां पे इसको तैयार किया जाता है और उसके बाद पार्लियामेंट में इसको भेज दिया जाता है, पार्लियामेंट इसको ऑथोराइज करती है और ऑथराइजेशन के बाद बताती है कि जनाब इसको इस स्केड्यूल में आपने वो करना है। तो इसमें देखें जी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस प्रिपरेशन करती है, पार्लियामेंट इसकी ऑथराइजेशन देती है, मंजूरी देती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस वापस इसको एग्जीक्यूट करती है। रेवेन्यू जनरेट करते हैं एफबीआर और उसके साथ जो उसके हेल्पर महकमे होते हैं वो, और जो ऑडिट होता है वो ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस वाले करते हैं। ऑडिट रिपोर्ट जो है वो एनुअली पार्लियामेंट के सामने रखी जाती है और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी कभी भी उसको बुला सकती है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो होती है ये क्या करती हैं, ये इन और ये देख सकती हैं कि जी रेवेन्यू डिपार्टमेंट को कहा गया था इतने पैसे जनरेट करो, उसने नहीं जनरेट किया, उससे सवाल कर सकते हैं क्यों नहीं जनरेट किया। वैसे गवर्नमेंट ही कर रही होती है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की जरूरत नहीं पड़ती कि आपने पैसे क्यों नहीं जनरेट किए, गवर्नमेंट खुद ही पीछे पड़ी होती है महकमे के। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी एक्सपेंडिचर पे ज्यादा सवाल करती है, वो कहती है भाई ये इतने पैसे आपने इस चीज पे लगा दिए, क्यों लगा दिए। ठीक है जी, ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का काम है। ये था बजट की पाकिस्तान में सूरत हाल। बजट की वैसे ओवरऑल डेफिनेशन देख लें तो फाइनेंशियल प्लान फॉर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम विच कंटेन्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट, ये इसकी डेफिनेशन है। एलिमेंट्स क्या हैं बजट के, वो डेफिनेशन में हमने देख लिए।
नंबर एक इसमें पीरियड ऑफ टाइम होता है, नंबर एक। नंबर दो ऑथोराइजेशन होती है कि इसको ऑथोराइज किया गया या नहीं किया गया। नंबर तीन प्रोसीजर इसमें बताया गया होता है कि जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो कैसे होगी और फंड्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे होगी। बजट जो होता है ना, एस्टिमेशन होती है पिछले साल की चीजों को मद्देनजर रखते हुए और अगले साल के प्लान्स को सामने रखते हुए। जी डियर स्टूडेंट्स, जो बजट होता है इसकी मुख्तलिफ टाइप्स हैं। थक गया हूं मैं बोल बोल के, मेरे ख्याल है हम 1 बजे से बोल रहा हूँ, 5 बज गए। कोई नहीं, कितने सफे रह गए? 4 सफे रह गए। पीरियड ऑफ टाइम की बुनियाद पर बजट होता है। जैसे एनुअल बजट है, हमारे पाकिस्तान में एनुअल बजट चलता है ज्यादा। लेकिन लॉन्ग टर्म बजट भी होता है। बाज गवर्नमेंट्स जो होती हैं वो 5-5 साल का बजट बनाती हैं। इस तरह मीडियम टर्म यानी 3 साल का बजट भी हो सकता है। नहीं, ये खत्म करते हैं। तो बजट की जो ऑन दी बजट की टाइप्स ऑन दी बेसिस ऑफ टाइम पीरियड हो सकती हैं, जिसके अंदर आपके पास 3 टाइप्स हैं: एनुअल बजट, लॉन्ग टर्म बजट और मीडियम टर्म बजट। 3 है। फिर हमारे पास आता है जनाब, बाज का एक मुल्क का, एक गवर्नमेंट का एक ही बजट आता है। जैसे पाकिस्तान के अंदर एक ही बजट आता है फेडरल गवर्नमेंट का। पूरी फेडरल गवर्नमेंट का एक ही बजट आता है, उसके अंदर ही सारे महकमे होते हैं। लेकिन इंडिया के अंदर आपको पता है फेडरल गवर्नमेंट के जितने महकमे हैं उन महकमों का अपना अपना बजट अलग अलग आता है। मसलन रेलवे का अलग बजट है, बाकी महकमों का अलग बजट है। तो इंडिया के अंदर प्लूरल बजट होता है, हमारे यहाँ पे सिंगल बजट होता है। नंबर ऑफ बजट यानी जैसे हमें पता है कि फेडरल गवर्नमेंट के 12 महकमे हैं, तो 12 बजट आएंगे इंडिया में। लेकिन पाकिस्तान में उन 12 महकमों का एक ही बजट आएगा। तो नंबर ऑफ बजट क्या है? सिंगल बजट एंड प्लूरल बजट। फिर आता है हमारे पास फाइनेंशियल पोजीशन की बुनियाद पे बजट। ये भी 3 तरह का होता है। एक होता है सरप्लस बजट। सरप्लस बजट क्या होता है? जब आपकी कमाई आपकी अखराजात से ज्यादा हो तो आपके पास बचत आ जाती है, तो बचत कहते हैं सरप्लस को। तो सरप्लस बजट होता है एक आपके पास। दूसरा होता है बैलेंस्ड बजट, जिसमें आपकी जितनी कमाई है उतने अखराजात हैं, ये बैलेंस्ड बजट होता है। और तीसरा होता है डेफिसिट बजट, जिसमें आपकी कमाई जो है वो कम होती है लेकिन अखराजात ज्यादा होते हैं। पाकिस्तान का बजट अक्सर औकात डेफिसिट बजट इसीलिए होता है कि हमारे पास अखराजात ज्यादा है और स्टेट के पास इनकम कम है। फिर जो बजट होता है ना, ये एक्चुअल इनकम और एक्सपेंडिचर पे भी बेस कर सकता है। मसलन जो गवर्नमेंट होती है वो तो अपने बजट को कर्जे लेके टैक्सेस लगा के चेंज कर सकती है। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर में बजट बनता है वो कैश बेस्ड बजट होता है। यानी मैं अगर एक रेस्टोरेंट बनाता हूँ और मेरे पास 3,000 रुपये हैं और मैं 3,000 रुपये ग्रोसरी लेके आ जाता हूँ और उस ग्रोसरी को मैं बेचता हूँ और मैं शाम को 5,000 रुपये कमाता हूँ, तो 2,000 रुपये मैंने उसमें से बचा लिए। ये क्या है? एक्चुअल इनकम एंड एक्सपेंडिचर। कि जितने पैसे हैं आपके पास आप उनको देख के बजट बनाओ। ये आपके एक्चुअल इनकम एंड एक्सपेंडिचर बजट होगा। प्रिंसिपल्स क्या है जनाब? क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो बजट बैलेंस्ड होना चाहिए, वो आपका सरप्लस या डेफिसिट वाला ना हो। ये एस्टिमेट होना चाहिए आपके पास कितना कैश पड़ा हुआ है, कितने पैसे पड़े हुए उनके मुताबिक होना चाहिए। और एस्टिमेशन एग्जैक्ट होना चाहिए, यानी क्लोज होना चाहिए। ये नहीं हो आप एस्टिमेट करें कि हमारे अखराजात, जैसे वो पिशावर मेट्रो के साथ हुआ, आपने एस्टिमेट किया जी हमारे लेट्स से कि 35 अरब में ये बन जाएगा, लेकिन 150 अरब में जाके भी वो नहीं बना। तो ये चीज़ यहाँ पे। फिर बजट में एक होता है जी, एनुअल बेसिस पे होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आप लंबा बजट बनाएं या बिल्कुल छोटा बजट बनाएं, ये नामुनासिब है। बजट एनुअल होना चाहिए, अच्छा बजट जो है। फिर रूल ऑफ लैप्स है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। रूल ऑफ लैप्स ये होता है कि कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट है पंजाब का, इसको हमने बजट दिया फाइनेंस डिपार्टमेंट ने कि आप इस दफ्तर के लिए 2 लाख रुपए बजट ले लें। अब उस दफ्तर ने वो 2 लाख रुपए खर्च नहीं किया, तो 31 जुलाई को
सॉरी 31 मई को, या जो भी फाइनेंशियल ईयर होता है जो उसकी डेट होती है, उस डेट पे जो बचे हुए पैसे होंगे वो वापस फाइनेंस डिपार्टमेंट ले जाएगा और आपको नए सिरे से बजट देगा। इसे कहते हैं रूल ऑफ लैप्स। ये नहीं होगा जी पिछले साल हमारे डिपार्टमेंट ने बजट यूज नहीं किया था तो इस साल जो है ना हमें डबल कर दें, ये नहीं होगा। जो पैसे बच जाएंगे बजट में इस्तेमाल नहीं होंगे वो वापस फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास चले जाएंगे। फिर बजट कंट्रोल्ड बाय ट्रेजरी या अकाउंट्स ऑफिस होता है। तो ये क्या होता है जी, मल्टी एजेंसी कंसेप्ट टू चेक एंड बैलेंस। कि एक से ज्यादा इदारे, यानी बजाते खुद वो महकमे में भी नजर होती है, फाइनेंस डिपार्टमेंट भी उसे देख रहा है, ऑडिट एंड अकाउंट्स भी देख रहा है, फिर नैब भी देख रही है, फिर एंटी करप्शन भी देख रही है, तो सारे लोग इसको देख रहे हैं। बजटिंग का जो क्वेश्चन पेपर में आना है, ये आखिरी सवाल है। 4:48 हुए हैं, 4:55 पे हम दोबारा स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा आखिरी सवाल है पब्लिक एड का। कंसेप्ट्स इन बजटिंग। न्यू कंसेप्ट्स इन बजटिंग में पहला कंसेप्ट है परफॉर्मेंस बजटिंग। परफॉर्मेंस बजटिंग की, अच्छा, ट्रेडिशनल बजटिंग जो होती है ना, वो क्या होती है कि आमतौर पे जो पिछले साल का बजट होता है उसी में एक सर्टेन अमाउंट ऐड कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक महकमे को पिछले साल हमने 100 रुपए दिए थे, तो अगले साल हम कहते हैं जी 10% इंक्रीज कर दो। ये काम तो आसान होता है, लेकिन हो सकता है उस महकमे ने पिछले साल वाला 100 ठीक से यूटिलाइज ना किया हो और आप अगले साल उसे 110 दे रहे हैं, या पिछले साल उसे जरूरत 150 की थी, आपने 100 दिया, इस साल 170 की जरूरत है और आप उसे 110 दे रहे हैं। तो ये ट्रेडिशनल बजट की खामी होती है कि आप इसके अंदर जो इंक्रीमेंट होता है वो परसेंटेज के हिसाब से लगा देते हो और वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। सो इसमें जो पहला कंसेप्ट है बजटिंग का वो है परफॉर्मेंस बजटिंग। ये बेस करता है कि पिछले साल किस महकमे ने कितना काम किया, जिसने ज्यादा काम किया उसको ज्यादा बजट दो, जिसने कम किया उसको कम बजट दो। जिसने अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं अचीव किए हैं उस महकमे को बजट ज्यादा दो, जिसने ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं है कि उसको कम दो। हसन बिलाल। तो इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है, परफॉर्मेंस बजटिंग में मसला क्या है? परफॉर्मेंस बजटिंग में पहला मसला ये होता है कि हो सकता है पिछले साल जिस महकमे ने अपने ऑब्जेक्टिव्स पूरे नहीं किए, पहले ही उस महकमे के पास पैसे कम हो तो इसलिए पूरे नहीं हुए। मसला एजुकेट, हम कहते हैं जी हेल्थ डिपार्टमेंट को जो ऑब्जेक्टिव मिले थे वो उसने पूरे नहीं किए, तो भाई आपने उसे दवाइयाँ नहीं दी, बजट ही नहीं दिया, तनख्वाहें सही नहीं दी और अगले साल उसकी कारकर्दगी खराब हो गई, तो आप बेस बना रहे हो परफॉर्मेंस को। तो जब आप परफॉर्मेंस को बेस बना रहे हो तो फिर नतीजा क्या निकलेगा, वो महकमा मजीद तनजुल की तरफ, डिक्लाइन की तरफ चला जाए। तो ये प्रॉब्लमेटिक होता है आपके पास ना। तो इसके अंदर आपको प्रॉब्लम, जो परफॉर्मेंस बजट है ये भी मुकम्मल तौर पे आपकी चीज़ों को वो नहीं कर सकता कि ये आप कहें कि ये इसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ये मामला करेगा। तो इसी तरह से जो आपको टारगेट दिए जाते हैं किसी भी महकमे को, उन टारगेट्स को आपने जहन में रखना होता है। वो टारगेट्स कैसे हैं, तो आमतौर पे उसके लिए आप स्मार्ट टारगेट देते हो उसको। जो आपका गोल सेट करते हो वो स्मार्ट होता है, यानी जो बातें उससे बताई गई हैं वो स्पेसिफिक हो, मेजरेबल हो, अचीवेबल हो, रियलिस्टिक हो और टाइम बाउंड हो। तो ये आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं परफॉर्मेंस बजटिंग में। और ये हमारा बजटिंग खत्म हो गई है। अब मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवाना है एक दो किताबों से, अभी मेरे साथ रहिएगा। वर्चुअल यूनिवर्सिटी के नोट्स लेने हैं आपने, नाम है उनका MGT 111, बल्कि मैं ग्रुप में सेंड ही कर देता हूँ।
ये देखो ये आ गया हमारे पास MGT। ये देखो ये हमारे पास टॉपिक्स हैं। ये इंट्रोडक्शन टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से वर्चुअल यूनिवर्सिटी के नोट्स हैं, मैं ग्रुप में भेज भी देता हूँ। इसके अंदर देखो वो सारे टॉपिक्स डिस्कस किए हुए जो हमारे यहाँ रिक्वायर्ड है, और फिर हर के ऊपर इसने छोटी छोटी आपको पॉइंट्स दिए हैं। आप लोगों ने जो वन लाइनर नोट्स हैं वो तो मैंने आपको ग्रुप में सेंड कर दिए, वो देखने हैं। एंड देन आपने जो टॉपिक्स आपके उसमें मिस हो गए हैं, जो हमारे आउटलाइन में नहीं है टॉपिक्स, तो वो आपने यहाँ से पढ़ के उनकी आउटलाइन खुद बनानी है। ये भी शॉर्ट नोट्स ही हैं, लेकिन ये कि इनको अच्छे से पढ़ लोगे तो आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर अच्छा हो जाएगा। अब मेरे साथ आओ कि क्वेश्चन जो होते हैं वो बाज का बिल्कुल आउट ऑफ द वे जाके आ जाते हैं। मसलन आपको पास्ट पेपर दिखाऊं मैं इसका, तो आपको आइडिया होगा कि क्वेश्चन जो है ना वो थोड़े से मुश्किल आ गए हैं, लोग परेशान हो जाते हैं। मसलन PMS पंजाब पास्ट पेपर्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है जी। अब इसका क्वेश्चन देखो, मसलन यहाँ पे ये लीगल वर्सिटी ने अच्छे दिए होते हैं। मसलन मैं इधर से खोल के आपको सेंड कर देता हूँ। मसलन ये देखो, ये क्वेश्चन बता रहा है जी, कंपेयर एंड कंट्रास्ट ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विद न्यू पब्लिक मैनेजमेंट एज टू डिस्टिंक्ट अप्रोचेस टू मैनेज द पब्लिक अफेयर्स। फिर कहते हैं सपोर्ट योर व्यूज विद एग्जांपल फ्रॉम प्रैक्टिस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये 2014 का पेपर है PMS का। तो अब इसमें ये जो अब उसने कहा ट्रेडिशनल एंड, अब इसने वर्ड यूज किया कंपेयर एंड कंट्रास्ट। कंपेयर का मतलब होता है सिमिलरिटीज, कंट्रास्ट का मतलब होता है डिफरेंसेस। तो ये मैंने आपको एज सच ही पूरा क्वेश्चन करवा दिया क्लास के अंदर। और व्यूज जो है इसके अंदर आपने प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देनी है। तो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स आप उसमें बकायदा नाम लेकर देंगे, जैसे TCS का नाम लिया था हमने, जैसे हमने इसमें पाकिस्तान पोस्ट का नाम लिया था, इस तरह की एग्जांपल्स आपने लेकर देना। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, कहता है जी, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन में बी व्यूड एज अ रैशनल सिस्टम डिजाइन टू अचीव इट्स प्री डिटर्मिनेट गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स टू सर्व द पब्लिक इंटरेस्ट। अब देखो कोटेशन उसने खुद बता दी है कि पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। ये एक रैशनल सिस्टम है डिजाइन टू अचीव इट्स प्री डिटर्मिनेट गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स टू सर्व द पब्लिक इंटरेस्ट। ये इसने उसमें दे दिया है हमें, किन कॉमास के अंदर, इन्वर्टेड कॉमास में। फिर आप नीचे कहते हैं वुड यू प्रिस्क्राइब टू दिस व्यू, क्या आप इस व्यू से मुत्तफिक हैं। आंसर द क्वेश्चन ड्राइंग ऑन कंपीटिंग थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव इन ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी। तो ऑर्गेनाइजेशंस की जो थ्योरीज हैं इसके ऊपर आप ये बताएं। तो आप उसमें बताएंगे कि पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में यही जो व्यू है वही चलता है, और इसके ऊपर आप जो व्यू है सब्जेक्ट मैटर व्यू बता देंगे, और फिर मैनेजरियल व्यू बता देंगे, वो जो हमने ऊपर देखा था पहले क्वेश्चन में। फिर कहते हैं व्हाट इज एन आइडियल मॉडल ऑफ पॉलिसी प्रोसेस इन डेमोक्रेटिक सिस्टम, डिस्कस एंड एक्सप्लेन द रोल ऑफ सिविल ब्यूरोक्रेसी इन द प्रोसेस। ये वही क्वेश्चन है जो आपको मैंने बताया था कि मैंने इंग्लिश एसे में आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग में बताया था कि सबसे पहले इशू डायग्नोसिस होता है, फिर उसके अल्टरनेटिव सेट होते हैं, वो जो पॉलिसी मेकिंग साइकिल है। फिर अगला क्वेश्चन है बजटिंग पे, कहता है बजटिंग हैज अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। द बजट इज यूज्ड एज अ पॉलिसी एज वेल एज मैनेजमेंट टूल। However, there are various types of budgeting which can be practiced by government.
अब ये यहाँ तक कोई सवाल नहीं था, सवाल के आगे कहता है डिस्कस एंड कंपेयर दीज टाइप्स ऑफ बजटिंग इन टर्म्स ऑफ देयर इफेक्टिवनेस एज अ टूल ऑफ पब्लिक मैनेजमेंट। तो पब्लिक मैनेजमेंट को अगर आपने यानी जो अवाम है उसको मैनेज करना है, उसके मैटर्स को मैनेज करना है, अफेयर्स को मैनेज करना है, तो बजट का क्या उसमें इस्तेमाल हो सकता है। तो उसमें आप बताएंगे कि जनाब परफॉर्मेंस बेस्ड बजटिंग है, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट में आपका यहाँ पे बजट की डिफरेंट टाइप्स अभी मैं आपको और बताता हूँ मजीद। तो वो बताएंगे इससे कैसे पब्लिक के अफेयर्स मैनेज होते हैं बजट के जरिए से। तो बजट जो होता है इसमें एक्सपेंडिचर होता है, इसमें आपका रेवेन्यू कलेक्शन होती है, एफबीआर के काम बताने हैं आपने, फाइनेंस डिवीजन के काम बताने हैं, तो ये चीजें इसके अंदर आएंगी। फिर आता है जी डिस्कस ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एट डिस्टिंक्ट अप्रोच टू दे। डू यू थिंक दैट दिस अप्रोच इज इक्वली एप्लीकेबल टू एंड पब्लिक एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो इस पे आपने एनपीएम वाला लिखना है। इसके अंदर आपने ट्रेनिंग की बात करनी है, रिक्रूटमेंट की बात करनी है, इंसेंटिव्स की बात करनी है, जॉब सिक्योरिटी की बात करनी है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात करनी है, जो आपके पैसे लगते हैं स्टेट पे वो यानी चीजों में उसको कम करने की बात करनी है। फिर कहते हैं जी व्हाट इज गुड गवर्नेंस। डू यू थिंक द कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ गुड गवर्नेंस are discussed in the literature and professional practice of public administration are relevant to developing countries like Pakistan। तो जो चीजें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है जनाब, वो आपके सिलेबस का हिस्सा है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ट्रांसपेरेंसी, सॉरी इसमें गुड गवर्नेंस में ट्रांसपेरेंसी होती है, ठीक है, प्लूरलिज्म होता है, लोगों के हकूक का ख्याल रखा जाता है, टैक्सेशन जो होती है वो प्रॉपर होती है, फॉर्मल इकोनॉमी होती है, इसके अंदर ब्लैक इकोनॉमी से बचा जाता है, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखा जाता है, जो आपका जुडिशियल सिस्टम है उसको एक्टिव किया जाता है, बला बला। जो चीजें भी गुड गवर्नेंस के प्रिंसिपल्स में आपको नजर आती हैं इसमें वो सारी की सारी जो चीजें हैं वो आपने देखना है और फिर उसके एंड पे लिखना है, हर हेडिंग के बाद लिखना है रेलिवेंस टू द डेवलपिंग कंट्रीज लाइक पाकिस्तान। तो गुड गवर्नेंस की पहले डेफिनेशन देंगे इस सवाल के अंदर, फिर उसके बाद आप बताएंगे कि इसके हमारे पास प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं, वो आप 7-8 प्रिंसिपल्स हैं गुड गवर्नेंस के, वो एनलिस्ट करेंगे। एनलिस्ट करने के बाद उनकी आप रेलिवेंस बताएंगे डेवलपिंग कंट्रीज में, जो भी लिख देंगे वो ठीक होगा। फिर कहता है क्रिटिकली रिव्यू द रोल ऑफ प्राइवेटाइजेशन एज एन अप्रोच टू एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म टू इम्प्रूव पब्लिक सेक्टर मैनेजमेंट इन डेवलपिंग कंट्रीज। अब क्रिटिकली का मतलब क्रिटिसाइज नहीं होता, अक्सर लोग इस पे क्रिटिसाइज करना शुरू कर देंगे। क्रिटिकली यानी इंपॉर्टेंस प्राइवेटाइजेशन की। तो आपने प्राइवेटाइजेशन के बेसिकली फायदे बताने हैं इस सवाल के अंदर। ये जो 7वां सवाल है प्राइवेटाइजेशन के फायदे हैं इसके अंदर। फिर आखिरी क्वेश्चन है व्हाट इज डेवलपमेंट, डिस्कस द रोल ऑफ पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट विद पर्टिकुलर रेफरेंस टू डेवलपिंग कंट्रीज। अगेन डेवलपिंग कंट्रीज जब कहेगा तो उसमें आपने पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफ्रीका के 2-4 मुल्कों के नाम याद कर लें, उनकी एग्जाम्पल देनी है। और डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट के अंदर सारी चीजें आती हैं, आपकी ह्यूमन डेवलपमेंट, आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पॉलिटिकल, वो जो पेस्टल बताया था ना, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंटल, लीगल, एथिकल डेवलपमेंट में वो सारी चीजें आएंगी। तो फिर आप बताएंगे कि पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन कैसे आपकी पॉलिटिकल डेवलपमेंट करवा सकते हैं, कैसे वो सोशल डेवलपमेंट करवा सकती हैं, कैसे वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करवा सकती हैं। तो ये सारा सवाल भी जनरल गपशप वाला सवाल है। फिर जनाब आपके पास एक क्वेश्चन आ जाता है फिर पेपर 2 आ जाता है। पेपर 2 के अंदर जो एक सवाल होगा ना वो किसी अथॉरिटी के बारे में होगा, जैसे पैमरा है, पीटीए है, पाकिस्तान टेलीविजन है, कोई भी फेडरल गवर्नमेंट का इदारा जो खबरों में होगा तो उससे मुतल्लिका पहला क्वेश्चन कोई अथॉरिटी से मुतल्लिका होगा। अब वो महकमे इतने ज्यादा हैं हम सारे याद नहीं कर सकते, लिहाजा ये वाला क्वेश्चन आमतौर पे मैं कहता हूँ छोड़ दो। फिर जनाब आपका नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड है, ये मैंने आपको पाकिस्तान स्टडीज में पढ़ाया है, एनएफसी अवार्ड, इसको आपने डिटेल तैयार कर लेना है मजीद। फिर कहते हैं जी इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन इज अ बिग इशू इन ऑल पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द वर्ल्ड। Discuss the issue in context of our public organization. Give examples from everyday life. As a civil servant, how will you try to improve the interdevelopment coordination, interdepartment coordination? अब ये जब क्वेश्चन आप पढ़ते हो इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन वाला, तो आपको नजर आता है कि इसके अंदर क्या चीजें डिस्कस कर रहा है वो, कि दो महकमों के दरमियान क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो वो सारे जो
आपके पास कम्युनिकेशन के बैरियर्स हैं वो आपने लिख देने हैं। उसमें वो जो ब्यूरोक्रेसी के मसाइल नहीं हमने पढ़े थे, रेड टेपिज्म है, बॉटल नेक्स हैं, ये टू ब्यूरोक्रेटिक होता है। इसके अंदर फिर दो अलग महकमे हो तो उसमें वो प्रॉब्लम्स होती हैं उनके आपस में, रेड टेपिज्म है। ये वाली सारी बातें जो ब्यूरोक्रेसी के मसाइल लिखे थे वो सारे इसमें मसाइल आ जाएंगे इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन के अंदर। और फिर वो कहेगा कि जनाब डेली लाइफ से एग्जांपल्स दो, तो आप इसमें एग्जांपल्स दे सकते हो कि एक जैसे वो हुआ था, मोटरवे इंसिडेंट हुआ, एक खातून के साथ रेप हुआ और फिर वो सारा कुछ। तो अब उसके ऊपर जो मोटरवे पुलिस कहती थी ये हमारा इलाका नहीं है, और जो लोकल पुलिस कहती थी वो हमारा इलाका नहीं है। तो इस वजह से ये इस तरह के प्रॉब्लम्स यहाँ पे आते हैं। दो अलग अलग डिपार्टमेंट से, एक फेडरल गवर्नमेंट का, एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट का। तो वो सारी चीजें आ गई, वो तो हाईलाइट हो गया केस। इस तरह कितने केसेस हैं जो दब जाते हैं। फिर कहता है क्वेश्चन नंबर 4 में, इफ यू वांट पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन टू बी सक्सेसफुल यू विल हैव टू लिसन टू द सिस्टम, लिसन टू द एम्प्लॉय एंड लिसन टू द क्लाइंट। तीन चीजें हैं कि यानी सिस्टम को भी देखो, एम्प्लॉय को भी देखो और क्लाइंट को भी देखो। यानी अगर आपने ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल बनाना है तो आपको 3D, तीन डायमेंशन में देखना पड़ेगा। एक कौन से वाली, सिस्टम की डायमेंशन, जो रूल्स रेगुलेशंस रिटर्न चीजें हैं। दूसरी कौन सी है, एम्प्लॉय, जो लोग आपके पास काम करते हैं, जो भी मुलाजमीन है। और तीसरा क्लाइंट या कस्टमर। हाउ वुड यू इम्प्रूव द सिस्टम, हाउ वुड यू इनकॉर्पोरेट द आइडियाज ऑफ एम्प्लॉयज, एंड हाउ यू वुड रिस्पॉन्ड टू द क्लाइंट्स, मेक योर ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस। तो कैसे, यानी सिस्टम के अंदर कौन कौन सी तब्दीलियां आप लेके आएंगे, आप मुलाजमीन की जो इनपुट है उसको कैसे अपने सिस्टम का हिस्सा बनाएंगे, और जो क्लाइंट्स की फीडबैक है उसको कैसे बनाएंगे। तो यानी बेसिकली कम्युनिकेशन का सवाल है ये। अच्छा जी, नेक्स्ट है, मीडिया इज सेड टू बी द फोर्थ पिलर ऑफ स्टेट, समटाइम्स इट्स रोल इज नॉट so positive and some international influence seems obvious. Discuss the positive and negative role of media on policy formulation and functions of public organization. अब पॉलिसी फॉर्मुलेशन में जब आप मीडिया का रोल लिखेंगे, अगेन इसमें आप वो पॉलिसी मेकिंग साइकिल ड्रॉ करेंगे, और ड्रॉ करने के बाद आप उसमें बताएंगे कि मीडिया इसमें किस किस जगह पे नेगेटिवली रोल प्ले करता है, और फिर आप कैसे इसको ठीक कर सकते हो। पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन में फंक्शन में भी कैसे। In a certain areas, local government performs better than bureaucracy. Identify such areas and highlight why local governments can perform better than bureaucracy in these areas. एरियाज से मुराद यहाँ पे इलाके नहीं है, एरियाज से मुराद डिपार्टमेंट्स हैं कि लोकल गवर्नमेंट जो है वो क्या कर सकती है, आर्टिफिशियल जो अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है उसमें किरदार अदा कर सकती है। जमीनों के जो रौले हैं उसको बेहतर तरीके से वो हल कर सकती है। जो आपके सेवरेज की और इस तरह के छोटे मोटे काम होते हैं उनके अंदर ही काम कर सकती है। रेवेन्यू कलेक्शन ये अच्छा नहीं कर सकती क्योंकि हर बंदा यहाँ पे पैसे देने के लिए तैयार नहीं होता, वो फिर गवर्नमेंट ही करेगी। तो लोकल गवर्नमेंट जो है वो लोकल गवर्नमेंट, इसको आप देखेंगे। और फिर उसके बाद कहते हैं इसको स्ट्रेंथन करने के लिए आप कौन कौन से मैयर सजेस्ट करेंगे। तो वही चीजें लोकल गवर्नमेंट कैसे बेहतर हो सकती है। डिस्कस द, अच्छा फिर कहते हैं पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस इन आवर कंट्री ऑपरेट अंडर स्पेसिफिक लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस. It has been observed that rules becomes outdated with the passage of time. There is a little initiative to change, modify or improve the rules. अब जैसे पुलिस रूल्स हैं ये 1800 कब के बने हुए, 61 के। फिर इस तरह से आपका पीपीसी अब बताते खुद, पाकिस्तान पिनल कोड है वो 1860 का बना हुआ है। तो इसको कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, जनरल गपशप वाला क्वेश्चन है। डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ एंड फंक्शन ऑफ पंजाब ओम्बड्समैन ऑफिस, ये आपने पढ़ना है ओम्बड्समैन अलग से ना। what advantages we have in ombudsman as compared to the courts, इनका कंपैरिजन करना है। why do we further improve the effectiveness, कैसे इसको इफेक्टिव किया जा सकता है। so dear students, this was all about your public administration paper. कहानियां हैं, गपशप है, थ्योरी थोड़ी है। बाकी डेली लाइफ एग्जांपल्स जो आप फील्ड में देख रहे होंगे वो आपने बतानी है। आपके जहन में जो पब्लिक एड से मुतल्लिका सवाल है कर लें। मेरी तरफ से पब्लिक एड खत्म हो गया, मैराथन था आज का। 1 बजे हमने स्टार्ट किया, 5:15 खत्म हो गया, 4-4.5 घंटों में तकरीबन ब्रेक निकाल के। ठीक है आदिल रफीक, रिकॉर्डिंग जो है ना ये असद को भेज दीजिएगा, असद इसको फिर एक ही ड्राइव पे अपलोड कर देंगे। असद इसका एक फोल्डर अलग से बना दीजिएगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, और वो उसी फाइल में डाल दीजिएगा जो आपकी वो है उसमें।
मैकडोनल्ड समथिंग, ये क्या है? यस। अच्छा, ये क्वेश्चन आता है आप लोगों के जहनों में कि जी रोटी 10 रुपए की बजाय 15 रुपए की बेचने पे एक आम तंदूर वाले को असिस्टेंट कमिश्नर जाता है और जाके 5,000, 10,000, 20,000 फाइन कर देता है। लेकिन जो मैकडोनल्ड्स वाला है, वो एक बर्गर जिस पे 50 रुपए भी लागत नहीं आती और वो 500 रुपए का बेच रहा है, तो उसके ऊपर स्टेट जो है वो एक्शन क्यों नहीं लेती? ये क्वेश्चन है हमारा। तो इसका आंसर ये है कि जरूरियात इंसान की दो तरह की होती हैं। एक होती है बेसिक ह्यूमन नीड्स। जो बेसिक ह्यूमन नीड्स हैं उनमें रोटी है। रोटी हर बंदे ने खानी है, हर इंसान ने खानी है। वो मजदूर ने भी खानी है और वो एक अरबपति इंसान ने भी खानी है। अगर रोटी की कीमतों के ऊपर या जो बेसिक दुकानों के ऊपर दालें और गोश्त और सब्जियां और ये जो दर्जी की दुकानें बाज होती हैं उस पर रेट लिस्ट लगी होती है कि जी 400 रुपये में सूट सी के देना है, हल दो, अब वो 2,000 का सीता है। लेकिन ये सारी चीजें होने के बावजूद ये हर बंदे की जरूरत है। तो स्टेट ने क्या किया? हमारी स्टेट एक कम्युनिस्ट स्टेट नहीं है कि वो हर बंदे की कीमतें तयन करना शुरू करते हैं। तो स्टेट ने कहा कि जो बेसिक ह्यूमन नीड्स हैं, इन नीड्स के ऊपर हम लोग रेट्स फिक्स कर देंगे। और जो शख्स, यानी हर बंदा जिसने इसको करना ही करना है अफोर्ड, तो उसके लिए ये उसको ताकि आसानी हो। यानी दाल उस बंदे नहीं खानी है ना कि जो गरीब आदमी है। गोश्त उस बंदे नहीं खाना है जो कभी कभार खाना है, जो गरीब आदमी है। रोटी हर बंदे ने, गरीब आदमी ने डेली खानी है। ऑन दी अदर हैंड कुछ चीजें हैं जिनको लग्जरी कहा जाता है। लग्जरी ये होती है कि लग्जरी के ऊपर गवर्नमेंट कहती है कि ठीक है, आप अमीर आदमी हैं, आप 500 रुपए का बर्गर अफोर्ड कर सकते हैं, आप 17% हमें इस पे टैक्स दे दें। आप हमें 17% टैक्स दे दें। तो वो जो भी कंपनी है जैसे मैकडोनल्ड्स है या कोई भी बड़े रेस्टोरेंट्स हैं, वो आपसे 17% टैक्स चार्ज करके गवर्नमेंट को देते हैं और गवर्नमेंट से कहते हैं बस हम तुसी नहीं बोलना, हम आपको 17% टैक्स दे रहे हैं, आपके जो अकाउंट है उसमें जमा करवा रहे हैं। अब मेरी मर्जी है कि मेरा बर्गर है वो 50 रुपए का है, वो मैं 500 का बेचूं या 5,000 का बेचूं। ठीक है, आप जितने का भी बेचूंगा उसका 17% टैक्स जो है वो कस्टमर से लेके तो मैं आपको दूंगा। तो देर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन लग्जरियस आइटम ओनर्स एंड द गवर्नमेंट कि हम उस पर टैक्स दे रहे होंगे। सो जब कोई बंदा 500 रुपए का बर्गर मैकडोनल्ड से लेके खाता है, तो वो साथ में 17% टैक्स गवर्नमेंट को दे रहा होता है कि भाई मुझे ये बर्गर पसंद है, ये मुझे 500 का भी बेचे तो मैं इस पे 17,585 रुपए आपको दे रहा हूँ। तो आप इसको, इस ऑर्गेनाइजेशन को काम करने दें। ऑन दी अदर हैंड एक गरीब आदमी जिसने रोटी बेचारे ने 10 रुपए की लेके खानी है, अगर उसको एकदम से 15 रुपए की रोटी कर देंगे तो वो जो 5 रुपए हैं, एक तो वो आपके इकोनॉमी का हिस्सा नहीं है, फॉर्मल इकोनॉमी का। और दूसरा ये कि गरीब आदमी के लिए वो 5 रुपए भी मैटर कर रहे हैं। तो उसको भी रोकने के लिए तो हमारे यहाँ पे जो गुड्स हैं, जो सर्विसेज हैं, वो दो तरह की कर दी गई। सर्विसेज तो नहीं, खैर गुड्स, गुड्स दो तरह की कर दी गई। एक वो कि जो बेसिक नीड्स हैं उनके ऊपर डिप्टी कमिश्नर को ये इख्तियार दे दिया गया कि आपने क्या करना है, इनको काबू करके रखना है और इसके ऊपर आपने इनके रेट को ज्यादा नहीं होने देना, ओवर चार्जिंग नहीं होने देनी। इसी तरह से बसों का देख लें, जो लोकल बसें होती हैं उनका जो किराया है वो हुकूमत तय करती है, क्योंकि उसमें गरीब आदमी ने सफर करना होता है। आपने लाहौर से इस्लामाबाद जाना है, आप लोकल बस में जाएं, गवर्नमेंट ने उसका रेट बताया हुआ है 450 रुपया। आप जाएंगे टर्मिनल पे रेट देखें, आपको बस मिल जाएगी, आप बस में बैठेंगे, इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे। बट आप कहते हैं नहीं जी मैंने तो लग्जरी बस में जाना है। तो लग्जरी बस में जाएंगे, आप डाइवो पे जाएंगे, डाइवो कहेगी जी मैं 1800 रुपये चार्ज करती हूँ, तो मैं आपको वहां छोड़ आती हूँ। तो 1800 रुपये पे वो गवर्नमेंट को टैक्स दे रही होगी कि जी मैंने लग्जरी टैक्स दिया आपको। तो जो इस तरह की लग्जरी होती है, इसके ऊपर जो कीमत होती है वो बेसिकली बेचने वाले और खरीदने वाले के दरमियान एक एग्रीमेंट होता है कि जी इतने में आप हमें दे रहे हैं, दे दें। गवर्नमेंट कहती है जी ठीक है, आप देना चाह रहे हैं दे दें, लेकिन ये बंदे के पास पैसे ज्यादा है, इसे कहो मुझे भी 17% टैक्स दे। तो वो उस पर आपका जीएसटी लगा देती है 17%। दैट्स इट। ये बात समझ आ गई है?
ऐसे ही कॉलेजों स्कूलों में भी हो रहा है। जब हम एफसी कॉलेज में फीस जमा करवाते हैं ना, तो उसकी फीस ज्यादा होती है। मैंने वहां से एक मास्टर्स किया एफसी कॉलेज से, तो उसके ऊपर गवर्नमेंट टैक्स ले रही होती है अच्छा खासा। लेकिन जब मैं बीजेडयू में पढ़ता था तो वहां पे फीस भी थोड़ी सी होती थी और टैक्स भी कोई नहीं होता था। तो उसकी मुझे यही समझ आई कि एफसी को लग्जरी कंसिडर किया जा रहा है और बीजेडयू को गरीबों की यूनिवर्सिटी कंसिडर किया जा रहा है। पीयू को गरीबों की यूनिवर्सिटी और लम्स को अमीरों की यूनिवर्सिटी। तो फिर लम्स के अंदर जब आप फीस भरते हैं तो उस पर आप टैक्स देते हैं, टैक्स पे करते हैं। ठीक है आदिल, फिर रिकॉर्डिंग बंद कर दें। एलजीएस भी ऐसा ही है, लाहौर ग्रामर में भी, और जितने भी आपके ये जो एलीट क्लास स्कूल कंसिडर होते हैं, कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज कंसिडर होते हैं,